तो कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर, जहां पे आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर। कौन सा? बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रथम प्रश्न पत्र के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो 2022 के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधी बात नो बकवास। पहला ही टॉपिक हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय विकास या द्वितीय विश्व महायुद्ध का प्रभाव। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसे अगर आपने पढ़ लिया तो शायद आपके पेपर में 20 नंबर पक्के मान लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख तत्वों का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। इसका हम टॉपिक्स के साथ विखंडन करेंगे कि किस किस तरह कौन कौन से कारक इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं। तो पहला ही टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और इसने किस तरह द्वितीय महायुद्ध पर प्रभाव डाला। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व शांति बनाए रखने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो यह लाइन रट लीजिए ध्यान से कि संयुक्त राष्ट्र संघ, सबसे पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक क्या है, तो याद रखिएगा शांति बनाए रखने के लिए एक संघ बनाया गया, उसी का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। कब बनाया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट लाइन है, आधिकारिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। अब अगर ये बात करी जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो ये देखिए, ये लघुरात्मक प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुई या फिर ये अस्तित्व में कब आया। तो 24 अक्टूबर 1945 को याद रखिएगा। तब से 24 अक्टूबर को प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। इस चार्टर में 8000 शब्द, 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। इसकी 6 प्रमुख संस्थाएं हैं। ये हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 193 है। अब अगर बात करी जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो याद रखिएगा 193 है। इस प्रकार वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ एक सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय संघ बन गया है। आज इसके 18 विशेष अभिकरण एवं 14 मुख्य कार्यक्रम व निधियां विश्व में प्राय सभी मानव से संबंधित है। वह विश्व की आशा का केंद्र बना हुआ है। तो आप आगे है, लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका राजनीतिक की अपेक्षा आर्थिक रह गई है। ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सदस्य संख्या में 3 गुना से ज़्यादा विस्तार हो चुका है तथा विकासशील देशों के बढ़ते हुए महत्व तथा प्रभाव के परिणाम स्वरूप सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन मांग और जोर पकड़ती जा रही है, यानी इसमें जोर पकड़ती जा रही है तथा भारत, जापान और जर्मन जैसे देश इसके स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रमुख दावेदार बन चुके हैं। यहाँ पे जो दावेदार बनाने चाहिए वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी दावेदार बनने की दावेदारी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भारत, जापान और जर्मनी, क्योंकि ये भी अब धीरे धीरे महाशक्ति बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसके अंदर होगा वो ये है। नेक्स्ट बात हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि यूरोपीय प्रभुत्व का धीरे धीरे समापन होने लगा और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शक्ति का तो धीरे धीरे पतन होने लगा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उदय होने लगे या फिर अस्तित्व में आने लगे। इस लाइन का अर्थ यह है। तो चलिए अब इसकी डिटेल से पढ़ते हैं। सन 1992 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के काल को विश्व के इतिहास का यूरोपियन काल कहा जाता है। इस काल में यूरोप में वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। इन राष्ट्रों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस महान शक्तियों के रूप में गिने जाते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के
यूरोपियन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया और जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन आदि राष्ट्रीय द्वितीय श्रेणी की शक्तियां बनकर रह गई, क्योंकि अब प्रथम में उस टाइम संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में अवतरित हुए। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक हमारा साम्यवादी का विस्तार। चलिए पढ़ते हैं। इटली और जर्मनी साम्यवाद के विरुद्ध थे। वे पूर्व यूरोप में साम्यवाद को रोकना चाहते थे। जर्मनी ज्यों-ज्यों मोर्चे पर हारता गया त्यों-त्यों साम्यवाद पूर्वी यूरोप में प्रवेश करता गया। बर्लिन के पतन तक सोवियत संघ की सेना ने पूर्वी यूरोप के सहमत देशों पर अधिकार कर वहां साम्यवादी सरकार की स्थापना की। इसी प्रकार चीन में चियांग काई शेक को पराजित कर वहां साम्यवादी सरकार की स्थापना की। साम्यवादी केवल इतने से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने एशिया के पिछड़े देशों में प्रचार आरंभ कर दिया। फलतः यानी परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश में साम्यवादियों के अड्डे स्थापित हुए, जिनसे साम्यवादियों ने जनता को प्रभावित करना प्रारंभ किया। जिन्होंने साम्यवादी सिद्धांत स्वीकार किए वे अपने देश में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए जनतंत्रवादियों से संघर्ष करने लगे। इस प्रकार पूर्वी एशिया के देशों में साम्यवादी और जनतंत्र के मध्य संघर्ष चला। पूंजीवाद देशों ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने की कोशिश की, किंतु कुछ ही क्षेत्र में वे सफल रहे। अतः स्पष्ट है कि साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक नई विचारधारा का विकास हुआ। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवाद का विस्तार बहुत कम हो गया। अब केवल चीन और क्यूबा में ही साम्यवाद सरकारें रह गई। अब जो हम इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है शीत युद्ध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साम्यवादी और पूंजीवादी देश में नए ढंग का युद्ध शीत युद्ध आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सारा संसार दो विरोधी गुटों में बट गए। पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ बन गए। दोनों गुटों में विरोध बढ़ता गया। आरंभ में यह विरोध साधारणतः सम्मेलनों में दिखाई देने दिया, लेकिन यह बढ़ते बढ़ते संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। 1950 से 1990 की अवधि में विश्व दो सशस्त्र शिविरों पूंजीवादी और साम्यवादी में विभाजित रह गया। इन दोनों शिविरों के मध्य एक नए प्रकार के संबंधों का विकास हुआ जो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है या फिर शीत युद्ध के नाम से प्रसिद्ध रहा। साम्यवादी गुट के पतन तथा वार्सा पैक्ट के समाप्त किए जाने के बाद 1992 से यह शीत युद्ध समाप्त हुआ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पांचवा, जिसका नाम है गुट निरपेक्षता। तो चलिए पढ़ते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात नए संप्रभु राष्ट्रों का उदय हुआ। उनमें से अधिकांश ने अपने आप को शीत युद्ध की खींचातानी से अलग रखने का निर्णय लिया। गुट निरपेक्षता की अवधारणा के साथ दो महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं जुड़ी हुई थी। इनमें एक आर्थिक आत्मनिर्भरता की थी तो दूसरी सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारतीय विदेशी नीति का मूल आधार बनाया और गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने वाले एशिया और अफ्रीका के गुट निरपेक्ष देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का आह्वान किया। धीरे धीरे नव स्वाधीन देश इसमें शामिल होने लगे। आज लगभग 118 देश गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अर्थात ना ही तो हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ है और ना ही सोवियत संघ के साथ। ये एक बहुत अच्छी नीति थी हमारे
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहुत अच्छी नीति थी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो है हमारा छठा, यूरोप का पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप कई आधारों पर विभाजित हो गया था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अब पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप जैसे साम्यवादी तथा पूंजीवादी यूरोप तथा नाटो व वार्सो पैक्ट का, याद रखिएगा ये पैक्ट, वार्सा पैक्ट, ये शब्द पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, का यूरोप कहा जाता रहा, यूरोप कहा जा का अंतर अब समाप्त होने लगा है। यूरोपीय संघ के निर्माण की दिशा में तीव्र गति से प्रगति हो रही है। इसी दिशा में यूरोप मुद्रा यूरो का प्रचलन भी महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब अगर बात आ जाए यूरो क्या है, तो याद रखिएगा यूरोपीय मुद्रा। ऐसी आशा की जाती है कि आने वाले समय में संगठित यूरोप अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन जाएगा, अतः यूरोप का पुनः एकीकरण हो रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, रूस और चीनी मतभेद, 7वां टॉपिक। दूसरे विश्व के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में रूस और चीन विवाद संसार की सर्वाधिक रोमांचक घटना रही। तो चलिए पढ़ते हैं। इस घटना से साम्यवाद की उग्रता कम हो गई। 1956 से 1969 तक यह मतभेद अंदर की ही अंदर व्याप्त हो रहा और 1969 में दोनों देश खुले रूप में एक दूसरे की आलोचना करने लग गए। रूस चीन मतभेद के कारणों में रूस में खुश्चेव द्वारा समझौतावादी उदार रुख अपनाना तथा साम्यवादी जगत के नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा और दोनों के मध्य सीमा विवाद प्रमुख रहे या फिर रहे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 8वां, वह है एक ध्रुवीय विश्व से बहुकेंद्रवाद की ओर उभरता या फिर उभरना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति दो ध्रुवों में बट रही थी, लेकिन 1991 के पश्चात से विश्व में एक ध्रुवी अमेरिका का वर्चस्व रह गया, परंतु उसकी प्रतिक्रिया में अन्य ध्रुवों के विकास की प्रक्रिया जारी रही। जैसे जापान आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका के प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में उभरता है, तो चीन और रूस का सामाजिक समझौता उसके सामरिक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरते हुए हैं। यूरोप राष्ट्र भी यूरोपीय समुदाय का निर्माण कर इस प्रक्रिया को जारी किए हुए हैं। दक्षिण एशिया में भारत की इस ओर अग्रसर है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचता है 9वां, वह है तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ महत्व या फिर तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ महत्व। आज यद्यपि तीसरे विश्व के राष्ट्र अविकसित और छोटे हैं, तथापि अपनी संख्यात्मक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ से निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में आ गए हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है 10वां, नव उपनिवेशवाद तथा उत्तर बनास दक्षिणी संघर्ष। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकसित और समृद्ध राष्ट्र ऐसी आर्थिक नीतियों का अनुसरण करने लगे हैं ताकि इन नीतियों के सहारे वे एशिया और अफ्रीका के विकासशील राष्ट्रों का अनवरत आर्थिक शोषण कर सके। शोषण के इस नए स्वरूप को ही नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जा रही है। दूसरे, आज विश्व राजनीति में उत्तर बनास दक्षिण का संघर्ष प्रारंभ हो गया है। उत्तर से अभिप्राय उत्तरी ध्रुव के निकट घनी औद्योगिक राष्ट्रों से है और दक्षिण से अभिप्राय तीसरे विश्व के देशों से है। ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, घनी राष्ट्र तीसरे विश्व के राष्ट्रों का निरंतर शोषण कर रहे हैं। धनी राष्ट्र इसके विरोध में इन पिछड़े राष्ट्रों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संगठन होकर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। इसे ही उत्तर बनास दक्षिण के संघर्ष के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कुछ और याद ना रखे या ना रखे, पर ये वाला कहाँ गया वो टॉपिक, हाँ, दक्षिणी
संघर्ष या फिर बनास संघर्ष, उत्तर बनास दक्षिणी संघर्ष क्या है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आई होप हमने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, पूरा समझ लिया है। तो ये था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय विकास। तो आप सभी का धन्यवाद अपना कीमती